नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी। तो हम देखेंगे कि विटामिन डी क्या होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको हम सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। सनसाइन विटामिन क्यों बोलते हैं हम आगे देखेंगे। विटामिन्स भी हम इसको बोलते हैं और फिश ऑयल विटामिन भी इसको बोलते हैं। फिश ऑयल विटामिन्स भी इसको बोला जाता है। इसको अस्थि विकृति विटामिन्स भी बोलते हैं। अस्थि विकृत विटामिन्स भी बोलते हैं। अस्थि विकृत विटामिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कमी से जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से ये सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे किरणों से प्रभावित होकर शरीर में इसका संश्लेषण होता है। जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस की सहायता से कार्य करता है। फास्फोरस की सहायता से कार्य करता है। ये तीनों मिलकर आपस में एक दूसरे से संबंधित है। फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी। इसको हम एंटी ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है ये आगे देखेंगे। और एंटी ऑस्टियोपोरोसिस इनके इलाज में विटामिन डी सहायक होता है। और रिकेट्स इनकी कमी से ये बीमारियां हो जाती हैं इसलिए इनको एंटी ऑस्टियोमलेशिया, एंटी ऑस्टियोपोरोसिस और एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को। हमारी त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, त्वचा के नीचे कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, तो जो त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये विटामिन डी में बदल जाता है। आगे देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक संगठन क्या है, ये देखेंगे। विटामिन डी के रासायनिक संगठन जो है, भोजन में जो विटामिन डी मिलता है, भोजन में विटामिन डी प्रोविटामिन्स के रूप में मिलता है, प्रोविटामिन के रूप में मिलता है। और जो विटामिन डी है ये कई प्रकार का होता है। विटामिन डी कई प्रकार का होता है, प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखेंगे। विटामिन D2, D3, विटामिन D4, विटामिन D5, विटामिन D6 और विटामिन D7 ये विटामिन डी के प्रकार हैं। लेकिन जो मुख्य विटामिन हैं, मुख्य विटामिन D2 और विटामिन D3 है। विटामिन D3 ये मुख्य विटामिन के अंतर्गत आते हैं। मुख्य विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। जो विटामिन D2 है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है ये, और ये ऑर्गेस्ट्रॉल के रूप में रहता है। ऑर्गेस्ट्रॉल या प्रोविटामिन्स भी बोलते हैं इसको। ऑर्गेस्ट्रॉल या प्रोविटामिन, हम ऑर्गेस्ट्रॉल को लेते हैं तब जाके ये हमें प्राप्त होता है तो इसको प्रोविटामिन बोलते हैं। प्रोविटामिन किसे कहते हैं? प्रोविटामिन वो विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में नहीं रहते हैं। जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो उसके बाद वो हमारी बॉडी में अपने वास्तविक रूप में आते हैं तो इसको हम प्रोविटामिन भी कहते हैं, ऑर्गेस्ट्रॉल या प्रोविटामिन कहते हैं। जब ऑर्गेस्ट्रॉल पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो जब पराबैंगनी किरणों की क्रिया होती है और ऑर्गेस्ट्रॉल पे
तो ये कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। जो ऑर्गेस्ट्रॉल होता है, जब इस पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों की क्रिया होती है तो ये कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है, कैल्सीफेरॉल में बनता है, ये कैल्सीफेरॉल बन जाता है। और जो कैल्सीफेरॉल होता है ये फफूंदी एवं खमीर में पाया जाता है, ठीक है, खमीर में अधिक पाया जाता है। जो विटामिन D2 है, विटामिन D3 है, सॉरी विटामिन D3, ये किस में पाया जाता है? इसे हम 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं विटामिन D3 को। और ये मछलियों के तेल में पाया जाता है, मछलियों के तेल में पाया जाता है, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल तेल में पाया जाता है। जो मनुष्य की त्वचा होती है, मनुष्य के त्वचा के नीचे 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित रहता है, जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो उपस्थित रहता है। इस पे जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये विटामिन D में परिवर्तित होता है, विटामिन D3 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन D का जो रासायनिक संगठन है उसमें हमने देखा कि जो भोजन में जो विटामिन D है वो प्रोविटामिन्स के रूप में मिलता है। हम विटामिन D को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इसको हम प्रोविटामिन्स के रूप में लेते हैं। या तो हम इस ऑर्गेस्ट्रॉल लेते हैं या हमारी बॉडी में 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तभी हमें विटामिन D की प्राप्ति हो पाएगी। विटामिन D कई प्रकार के होते हैं, जैसे D2, D3, D4, D5, D6 या D7। जो मुख्य होते हैं वो D2 और D3 होते हैं। जो D2 होता है इसको हम ऑर्गेस्ट्रॉल भी बोलते हैं और ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। ऑर्गेस्ट्रॉल प्रोविटामिन्स भी बोलते हैं। ऑर्गेस्ट्रॉल क्या होता है? जब ऑर्गेस्ट्रॉल पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों की क्रिया होती है तो ये कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है और फफूंदी या खमीर में अधिक पाया जाता है। फिर D3, इसे हम 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, मच्छियों के तेल में पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा के नीचे जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उपस्थित रहता है। जब उस पर हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ये D3 में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन D3 के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके गुण क्या है वो देखेंगे। विटामिन D के गुण क्या है ये देखेंगे। ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है और वसा में घुलनशील होता है, वसा में या वसा घोलकों में घुलनशील होता है। वसा घोलक क्या होते हैं? ईथर होता है, बेंजीन होता है, ये वसा घोलक होते हैं। और क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ये वसा घोलक होते हैं। तो जो विटामिन D होता है ये वसा या वसा घोलकों में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में अघुलनशील होता है, ठीक है, अघुलनशील होता है। विटामिन D के जो गुण है ये सफ़ेद रंग का होता है, वसा या वसा घोलकों में ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है, जल में ये अघुलनशील होता है। और इसकी प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होते हैं, पराबैंगनी किरणों से इसकी प्राप्ति होती है हमको। और मछली के तेल से भी हमें प्राप्त होता है, मछली के तेल से। और सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब हमारे कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती है तो वो D3 में बदल जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि विटामिन D के कार्य क्या हैं। विटामिन D के जो कार्य हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन D। और अस्थियों, जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों को ही हम अस्थियां बोलते हैं, अस्थियों एवं दांतों के लिए आवश्यक होता है विटामिन D। जो हमारी हड्डियां और दांत बनी रहते हैं वो विटामिन D, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी रहते हैं। ये जब ये तीनों मिलते हैं तो तब ये कार्य कर पाते हैं। और रक्त में जो विटामिन D का कार्य होता है ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है, का नियंत्रण और नियमन दोनों करता है, नियंत्रण नियमन करता है, नियमन करता है। अगर जब विटामिन
डी की कमी होती है, डी की कमी से क्या होगा, जो हमारी हड्डियाँ होंगी, हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगेगा, कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी और रक्त में कैल्शियम की अधिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो रक्त में जो विटामिन डी है, इसका एक कार्य है कि ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन और नियंत्रण दोनों करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगेगा। इससे क्या देखने को मिलेगा, जो फास्फोरस और कैल्शियम होगा वो हमारे ब्लड में आ जाएगा। तो हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता हो जाएगी, उससे अधिकता हो जाएगी और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो जो विटामिन डी की कमी से ये देखने को मिलता है। विटामिन डी शारीरिक वृद्धि में आवश्यक होता है, शारीरिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है। जो विटामिन डी होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन्स की पैराथायरॉयड हार्मोन्स की अधिकता होती है तो क्या होता है, ये जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को रक्त में मिला देता है। ठीक है, तो जो विटामिन डी है, इसका एक कार्य है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन्स की अधिकता होती है तो इससे क्या होता है, जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है वो रक्त में मिल जाता है और इससे हमारे रक्त में कैल्शियम की अधिकता देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये देखेंगे। विटामिन डी की कमी से जो रोग देखने को मिलते हैं उसमें क्या क्या है, पहला रिकेट्स देखने को मिलता है, सेकेंड ऑस्टोमलेशिया, थर्ड ऑस्टोपोरोसिस और इसके बाद भी और भी रोग देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि वो क्या क्या है। जो मुख्य रोग है वो यही है। जो रिकेट्स होता है ये शिशुओं में होता है और शिशु में भी किन शिशुओं को होता है, 6 माह से 2.5 साल के बच्चों में, 2.5 वर्ष तक के बच्चों में ये देखने को मिलता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, जो रिकेट्स है इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें जो फ्रंटल बोन होती है वो देरी से भरता है। फ्रंटल बोन क्या होती है, जो खोपड़ी की हड्डी होती है। ठीक है, खोपड़ी की जो आगे की हड्डी होती है वो देर से भरती है। और क्या मिलती है, खोपड़ी की हड्डियां कमज़ोर होती हैं इसमें रिकेट्स में। और रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। पैर कमान की तरह झुकना, कमान क्या होता है, धनुष को हम कमान बोलते हैं। तो जो हमारे पैर होते हैं वो धनुष की तरह मुड़ जाते हैं। रिकेट्स में जो होता है वो पैर धनुष की तरह मुड़े हुए दिखते हैं और कबूतर की तरह छाती देखने को मिलती है। कबूतर की तरह छाती होती है, कबूतर की जैसी उठी हुई छाती होती है ना, वैसी छाती देखने को मिलती है। जोड़ों में दर्द होता है जिसको रिकेट्स हुआ है। और श्रोणि गुहा छोटी देखने को मिलती है। श्रोणि गुहा छोटी रहना, बच्चों की जो श्रोणि गुहा होती है वो छोटी रहती है रिकेट्स में। और पाचन क्रिया में गड़बड़ी देखने को मिलती है, पाचन क्रिया में गड़बड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गए रिकेट्स के लक्षण। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों को होता है। इसको रिकेट्स ऑफ अडल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अडल्ट्स भी बोलते हैं, वयस्कों को होता है। और इसका जो अन्य नाम है रिकेट्स फॉर अडल्ट्स। रिकेट्स अगर ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स जब बड़ों को हो रहा है तो उसे हम ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे, इसीलिए इसको रिकेट्स ऑफ अडल्ट्स भी बोलते हैं।
ये किसको होता है? ये गर्भवती और धात्री महिलाओं को होता है। गर्भवती और धात्री महिलाएं कौन होती हैं? जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को देखने को मिलता है। और गर्भवती और धात्री महिलाओं में भी उन महिलाओं को देखने को मिलता है जो महिलाएं गरीब होती हैं, जिनके आहार में दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों की, हरी सब्जियों की कमी रहती है। हरी सब्जियों की कमी रहती है, उन लोगों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लक्षण क्या हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में जो लक्षण है वो क्या देखने को मिलते हैं? इसमें जो कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि कैल्सिफिकेशन क्या होता है। हमारे हड्डियों में कैल्शियम का जोड़ना कैल्सिफिकेशन कहलाता है और हड्डियों से कैल्शियम का निकलना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑस्टियोमलेशिया होता है, इसमें जो लक्षण होता है कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया देखने को रुक जाती है। कैल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है रुक जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना, यानी कि उसमें कैल्शियम जमना चाहिए था, वो नहीं जम रहा है। उसके स्थान पर जो हड्डियों से कैल्शियम है वो निकल रहा है। तो इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है उसमें कैल्सिफिकेशन रुक जाता है। और क्या होता है, अस्थियां कमज़ोर होती हैं। जो हड्डियाँ होती हैं, अगर उनमें कैल्सिफिकेशन हो ही नहीं रहे तो अस्थियां जो होंगी अपने आप ही कमज़ोर वो देखने को मिलेंगी। अस्थियों में कोमलता देखने को मिलेंगी, बहुत लचीली होंगी, कठोर नहीं होंगे। कैल्शियम होगा तो वो कठोर भी हो जाएंगी। और रीढ़ की हड्डी इनकी भी झुकी हुई देखने को मिलेगी। रीढ़ की हड्डियाँ झुक जाएंगी और हल्की सी चोट में हड्डी टूट जाती है। हल्की सी भी चोट लगेगी तो हड्डी टूट जाएगी, हड्डी का टूटना। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हम आगे देखेंगे। ऑस्टियोमलेशिया क्या है ये आगे देखेंगे। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग है उसमें हमने देखा कि रिकेट्स क्या होता है। ये बच्चों को, शिशुओं को होता है, 6 माह से 2.5 साल तक के बच्चों को होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जो फ्रंटल बोन होती है वो देरी से बढ़ता है। जो हमारी खोपड़ी के आगे की जो हड्डी होती है वो देर से बढ़ती है और खोपड़ी की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। रीढ़ की हड्डियां झुकने लगती हैं। पैर कमान की तरह झुकना, मतलब पैर जो होती है धनुष के आकार की तरह मुड़ने लगता है। कबूतर छाती होती है, आगे से उठी हुई छाती देखने को मिलती है। जोड़ों में दर्द होता है। जो श्रोणि गुहा होती है वो छोटी रहती है और पाचन क्रिया में गड़बड़ी देखने को मिलती है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों को होता है। जब रिकेट्स बड़ों को हो रहा है तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोल रहे हैं, इसीलिए इसको हम रिकेट्स ऑफ एडल्ट्स भी बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया किसको होता है? गर्भवती और धात्री महिलाओं को होता है। गर्भवती और धात्री महिलाओं में भी उन महिलाओं को होती हैं जो महिलाएं गरीब होती हैं और जिनके आहार में दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ नहीं होती हैं, हरी सब्जियां नहीं होती हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, ये चीज़ें नहीं होती। इसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया इसमें रुक जाती है। कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया अगर इसमें रुक रही है तो हमारी हड्डियाँ अपने आप ही कमज़ोर देखने को मिलेंगी, कोमल देखने को मिलेंगी और रीढ़ की हड्डियाँ झुकी हुई मिलती हैं और हल्की सी चोट में भी जो हड्डियाँ होती हैं वो सीधे टूट जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये किसको होता है ये देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये वृद्धों को होता है, बूढ़े लोगों को होता है। 2 प्रकार का होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 कौन से प्रकार का होता है ये हम देखेंगे। एक तो होता है हार्मोन्स की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोन्स की कमी से, और सेकंड होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो क्या होगा, और हार्मोन्स की कमी से हो रहा है तो क्या होगा। हार्मोन्स की, जब हार्मोन्स पर गड़बड़ी देखने को मिलते हैं, गड़बड़ी देखने को मिलती है, असंतुलन देखने को मिलता है, हार्मोन्स कभी बढ़ जा रहे हैं कभी कम हो जा रहे हैं, ये देखने को मिलता है। अनियमितता, अनियमित स्रावन, कभी अधिक स्रावन हो रहा है हार्मोन्स का, कभी कम स्रावन हो रहा है, तो इससे जो होगा हार्मोन्स ऑस्टियोमलेशिया होगा। इसमें क्या होता है, जब महिलाओं को ये अधिक होता है, महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ये मासिक धर्म का रुकना होता है। मासिक धर्म का रुकना, इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये कौन सी एज में होता है? 40 से 45 के एज में ये हो जाता है। जब महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है तो उनमें सेक्स हार्मोन का स्रावन नहीं होता है। सेक्स हार्मोन का, जो सेक्स हार्मोन होता है इसका स्रावन नहीं होता है, इसलिए उनको ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोन्स ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और पुरुषों में कैसे होता है? पुरुषों में जो हार्मोन्स ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें क्या होता है,
जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन की कमी से, ठीक है, कमी से इनमें सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। जब पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उनमें सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, इसमें क्या होगा, डी की कमी से देखने को मिलेगा और कैल्शियम की कमी से देखने को मिलेगा, कैल्शियम की कमी से देखने को मिलेगा ये ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इन दोनों के जो संयुक्त रूप से लक्षण होंगे वो क्या होंगे, जोड़ों में ऐंठन होगी और दर्द होगा, जोड़ों में ऐंठन और दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इस ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन्स के उपचार करना चाहें, इसका ट्रीटमेंट करना चाहें तो क्या करना चाहिए, महिलाओं को जो सेक्स हार्मोन है उसका सेवन करने को देना चाहिए। सेक्स हार्मोन का सेवन करना चाहिए और पुरुषों को जो एंड्रोजन हार्मोन्स है इसको बढ़ाने के लिए दवाएं लेनी चाहिए, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए पुरुषों को दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये वृद्धों को होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो हार्मोन्स की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जो हार्मोन्स की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसमें गड़बड़ी, असंतुलन और अनियमित स्रावन देखने को मिलता है, या तो कम हार्मोन्स बनेंगे या अधिक उनका स्रावन होगा। महिलाओं में मेनोपॉज जो मासिक धर्म होता है उसके रुकने के बाद देखने को मिलता है। जब मासिक धर्म रुक जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है उसका स्रावन नहीं होता है। अगर उसका स्रावन नहीं हो रहा है तो हमको हार्मोन्स ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी से सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो जो पुरुष हैं उनको एंड्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए उनको दवाइयाँ देनी चाहिए, इससे उनका जो हार्मोन्स ऑस्टियोपोरोसिस होगा वो ठीक होगा। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है इसमें क्या होता है, या तो विटामिन डी की कमी से होगा या कैल्शियम की कमी से होगा। इनमें लक्षण क्या होते हैं, इनको देने के लिए हमें इनकी मात्रा अपने आहार में बढ़ा लेनी चाहिए जिससे ये ठीक हो जाएगा। तो इनमें लक्षण क्या होते हैं, जोड़ों में ऐंठन में दर्द हो जाता है। उपचार करना चाहे तो हम इनका अपने फूड में सेवन करना स्टार्ट करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। और हमको इनके उपचार के लिए दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों का भी अधिक उपयोग करना चाहिए। हरी सब्जी का उपयोग करना चाहिए, हरी सब्जियों का अधिक उपयोग करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थों का भी अधिक उपयोग करना चाहिए। उससे भी जो हमारा हार्मोन्स ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है वो ठीक हो जाता है। अगर विटामिन डी की अधिकता होगी तो क्या होगा, हार्ट में और रक्त वाहिनियों में, हार्ट, रक्त वाहिनियों, फेफड़े, किडनी में कैल्शियम का जमाव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो कैल्शियम का जमाव हो जाता है जो सही नहीं होता है। किडनी में पथरी बनने लगती है। अगर कैल्शियम अधिक हो जाएगा तो किडनी में पथरी बनने लगती है और किडनी खराब भी हो जाती है, ठीक है। किडनी में पथरी भी बनेगी और किडनी खराब भी हो जाएगी। इसकी अधिकता हमारी बॉडी में सही नहीं होती है। हार्ट और जो रक्त वाहिनियाँ होंगी, अगर हमारी जो नलिकाएं हैं, रक्त की जो नलियाँ हैं उनमें कैल्शियम का जमाव हो जाएगा। जो नलियाँ हैं इनमें अगर कैल्शियम का जमाव हो जाएगा तो हमको जो हमारी नसों में ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो नसें हैं वहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। लकवा या ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। और फेफड़ों में कैल्शियम की अधिकता हो रही है तो वहाँ पे भी इसका जमाव हो जाता है, वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। और किडनी में कैल्शियम का जमाव होगा तो पथरी बनेगी और कैल्शियम खराब और जो हमारी किडनियाँ हैं वो ख़राब होने लगती हैं। जिस व्यक्ति में अगर विटामिन डी की अधिकता हो रही है तो उसमें क्या होता है, विटामिन डी की अधिकता हो रही है किसी व्यक्ति में तो उसको प्यास का अनुभव अधिक होता है, प्यास का अनुभव अधिक होता है। और अगर उसको प्यास अधिक लग रही है, पानी अधिक पी रहा है तो यूरिन त्यागने की इच्छा भी उसमें अधिक होती है, त्यागने की इच्छा अधिक होती है। जो विटामिन डी की अधिकता के लक्षण और हाइपर कैल्शियम के लक्षण सेम होते हैं, विटामिन डी और हाइपर कैल्शियम, ठीक है।
इन दोनों के लक्षण सेम होते हैं। जब हाइपर कैल्शियम होगा तो तब भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, और विटामिन डी के लक्षण होंगे तब भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है। विटामिन डी की प्राप्ति हमें सूर्य की रोशनी से होती है, सूर्य की रोशनी से हमको प्राप्त होता है। और प्राणिज में एनिमल से ये हमको कहाँ से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है। मछली के तेल में D3 रहता है। ठीक है। और वनस्पति जगत से हमको नहीं मिलता है, वनस्पति जगत में विटामिन डी नहीं मिलता है। और प्राणिज में मछली के तेल में विटामिन D3 उपस्थित रहता है। और सूर्य की रोशनी से, जब सूर्य की रोशनी हमारे कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती है तो विटामिन D3 में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी का जो स्टोरेज होता है, इसका स्टोरेज हमारी त्वचा में होता है और मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क और यकृत में होता है इसका स्टोरेज हमारी बॉडी में। और इसका उत्सर्जन नहीं होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। यूरिन अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि जो सारे विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो विटामिन डी है, ये जल में वसा में घुलनशील विटामिन है, तो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब इसकी अधिक मात्रा हो जाती है, बॉडी में इसकी मात्रा अधिक हो जा रही है, तो तब क्या होता है, ये मल के माध्यम से कम मात्रा में निकलता है लेकिन कम माध्यम से कम मात्रा में बाहर निकलता है। ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी का जो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, विटामिन डी का जो माप करेंगे हम कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट हम जो विटामिन ए और डी, ए क्या है, ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है और डी भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इन दोनों का जो मेजरमेंट है हम इंटरनेशनल यूनिट में करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई में करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई में करते हैं, इकाई में मापते हैं इसे। ठीक है। IU में मापेंगे हम इसको। ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट में हम इसको मापते हैं। और आजकल इसका मापन अलग विधि से भी होने लगा है, इसको हम माइक्रोग्राम्स में भी मापते हैं। ठीक है। माइक्रोग्राम्स में भी मापते हैं, और वैसे इसका इंटरनेशनल यूनिट में इसका मापन होता है विटामिन ए और डी का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।